हाँ जी, नमस्कार। आज अपने स्कूल विजेता भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक कहानी लगती है, जिसका नाम है पुरस्कार। वो कहानी आज अपने यहाँ विश्लेषण करेंगे उसका। ये जो पुरस्कार कहानी है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। एक कहानी ऐसी जो प्रेम के लिए सर्वस्व न्यौछावर और अंत में प्रेम और जब देश दोनों में द्वंद्व होता है, तो देश के लिए अपने प्रेम की बलि चढ़ा देती है और अंत में खुद भी प्राण दंड मांगने के लिए तैयार हो जाती है, खुद भी प्राण दंड मांगती है। एक ऐसी कहानी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कहानी वो है पुरस्कार। अंतिम समय में पुरस्कार रूप में जो मधुलिका है, वो मधुलिका प्राण दंड मांगती है। ऐसी कहानी है। शुरुआत इसमें जो होती है वो होती है आर्द्रा नक्षत्र की, जिसमें आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुदुम्भी का गंभीर स्वर, प्राची के एक निरभ्र कोने में, बिना आसमान के एक कोने में, अभ्र के कोने में स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। देखने लगा महाराज की सवारी। ये जो स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था, स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था, तो सूरज झांक रहा था एक प्रकार से। महाराज की सवारी हो रही थी। महाराज क्या है कि साल में एक बार किसी का खेत गोद लेते हैं और उसके खेत पर खेती करते हैं, और उसके बदले उस खेत के मालिक को स्वर्ण दिए जाते हैं, सोने के बहुत सारे गहने दिए जाते हैं। इस साल जो खेत देने की बारी थी वो थी मधुलिका की बारी थी। सैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि में सौंधी बास उठ रही थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी सुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। अब इसमें मूल रूप से दर्शकों की भीड़ थी। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की भीड़ जमा हो गई। दर्शकों की भीड़ थी। गजराज बैठ गया। महाराज चले। महाराज के मुख पर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्ययन किया। स्वस्त्ययन मतलब कुछ पूजा, धार्मिक अनुष्ठान किया। स्वर्ण रजित हल्की मूठ पकड़कर महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्ट बेलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। ये एक प्रकार का उत्सव था। पेपर में प्रश्न यहां से बनता है। एक प्रकार का उत्सव था। वो कौन से प्रदेश का उत्सव था? वो कौशल प्रदेश का उत्सव था। अर्थात जो मधुलिका वो कहां की रहने वाली थी? तो वो कहां की रहने वाली थी? कौशल प्रदेश की रहने वाली थी। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना था। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गोट होती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। और इधर देखो, उस उत्सव में मगध का एक राजकुमार भी आया हुआ है, जो इस कहानी का क्या है तो नायक है। उस उत्सव में मगध का एक राजकुमार भी आया हुआ है, जिसका नाम है अरुण, और वो बैठा भी इस पुतुल को देख रहा था। बीजों का एक बाल लिए कुमारी मधुलिका। ये जो मधुलिका है, ये इस कहानी की नायिका है। इस कहानी की नायिका कौन है तो मधुलिका है। इस कहानी का नायक कौन है तो वो नायक है अरुण। तो बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते, मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। अब कोसे वस्त्र उसके शरीर पर इधर उधर, कोसे वस्त्र अर्थात उसने वस्त्र धारण किए हुए थे। ये जो सब कुछ हो रहा था, ये मधुलिका देख रही थी भी। ये सब कुछ जो हो रहा था, ये जो मधुलिका देख रही थी, इसमें क्या है कि कोसे वस्त्र धारण किए मधुलिका देख रही थी। तो अरुण भी उसको देख रहा था। देख रहा था कि एक कुमार जो कृषक कुमारी थी, जिसका नाम है मधुलिका, वो भोली भाली उस एक प्रकार से राजा के साथ जा रही थी। राजा ने जब थाल में कुछ स्वर्ण मुद्रिकाएं दी, तो मधुलिका ने उसको अस्वीकार कर दिया और कह दिया कि मैं ये खेत है ये बेच नहीं सकती, एक साल के लिए भी किसी को भी दे नहीं सकती। देखो, देव यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसीलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है।
मंत्री ने कहा कि राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार थोड़ी कर सकते हैं, इससे चौगुना मूल्य मिल रहा है खेत से। तो फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित नियम था कि साल में एक बार जो महाराज थे वो खेती करने के लिए आते थे। लेकिन फिर भी क्या है कि मधुलिका मानती नहीं है। तो वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की ये कन्या है, ये कहते हैं जो सैनिक कहते हैं। तो महाराज रुक जाते हैं और महाराज उसको माफ कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब अगर पेपर में आए कि मधुलिका के पिता का क्या नाम था, तो मधुलिका के पिता का नाम था सिंह मित्र। ठीक है ना। उत्सव का नियम क्या है, वो जो कहते हुए चौगुना मूल्य न दो, कोई बात नहीं कि नियम बदल दिए जाएं, ऐसा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वह खेत राजा का कहलाता था। अब उसके बाद में मधुलिका क्या है कि दुखी सी एक बार किसी पेड़ के नीचे बैठी थी झोपड़ी में। वहां वो अरुण नाम का राजकुमार आता है, जो मगध का निर्वासित राजकुमार है। वो आता है और वो मधुलिका को समझाता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। तो वो उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देती है और वहां से उसको झटका करके भेज देती है। दिन निकल जाते हैं, कई साल हो जाते हैं। उसके बाद में कई सालों बाद में दोबारा वो मिलने के लिए आएगा। ये है युवक कुमार तीर सा निकल गया, अर्थात वो वहां से चला गया। सिंधु का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न मुद्रा में निद्रा का सुख ले रही थी। खिन्न मुद्रा में निद्रा सुख ले रही थी। ठीक है। तो अरुण जब उसको देखता है ना, तो एक प्रकार से क्या है कि अरुण से वो प्रश्न करती है। तो उसने अरुण से प्रश्न किया कि क्षीरु कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन हो? तो मधुलिका की आंखें खुल गई। तो बदरे तुम्ही न कल के उत्सव में संचालिका रही हो। उत्सव, हाँ उत्सव ही तो था कल उस सम्मान में। तो क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो ये मधुलिका के द्वारा कहा गया कथन है। मैंने उस अभिनय का, मेरी विडंबना का मनुष्य कितना निर्दय है। प्रीत क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। ये कहते हुए मधुलिका है वो उसको झिड़क देती है और वो जो राजकुमार है वो भी वहां से चला जाता है। वो राजकुमार चला जाता है, उसको छोड़ करके चला जाता है। ठीक है। वो राजकुमार एक प्रकार से छोड़ के चला जाता है। राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट अर्थात रत्नों से जड़ा हुआ जो मुकुट था वो चमक उठा। अश्ववेग से वह जा रहा था। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन या अनुग्रह नहीं लिया, अर्थात वो उसके राजा का जो अनुग्रह, राजा द्वारा अनुग्रह दिया जा रहा था ना, नहीं लिया। उसके 3 वर्ष बाद की बात है। उसके 3 वर्ष बाद की बात है भाई। जो मगध का जो राजकुमार है वो वापस आता है। अब की बार वो क्या है कि देशद्रोही बन के आता है, अर्थात वहां से निर्वासित कर दिया जाता है जो राजकुमार है वो, और वो मधुलिका के पास आता है। देखो आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी, अर्थात वो भी उस अरुण को याद कर रही थी। तो अरुण आता है, तो अरुण आते ही कहता है कि कौन है यहाँ, पति को आश्रय चाहिए। 3 वर्ष बाद मधुलिका की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो जो नायक है अरुण है, वो जब आता है उस झोपड़ी में, तो वो ऐसे कहता है कि कौन है यहाँ, पति को आश्रय चाहिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये कथन किसका है? तो किसका है भैया? ये अरुण का कथन है। तो मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया, बिजली चमक उठी, वो दोनों प्रसन्न हुए। मधुलिका भी उसके बारे में सोच रही थी कि इतने दिनों के बाद आज फिर, कि अरुण ने कहा कितना समझाया मैंने लेकिन तुम तो मानी नहीं। तो मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने है। देखो मगध का विद्रोही, अर्थात वहां उसने विद्रोह किया था, इस वजह से वहां से वो निकाल दिया गया था। अब वो कौन से प्रदेश में आया था? मधुलिका के कौशल प्रदेश में। ठीक है। मधुलिका जहां की रहने वाली थी उस कौशल प्रदेश में आया था। ठीक है। अब वो क्या है कि दोनों चालें चले गई। अब ये जो मधुलिका से वो कहलवाएगा कि एक जो किले के दक्षिण द्वार में जो पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके में जगह चाहिए। और जब वो सिंह मित्र की कन्या है तो उसे महाराज मना नहीं करते। तो महाराज उसको भूमि वो दे देते हैं, और देने के बाद में वो दोनों खेती करने के लिए वहां जमीन लेते हैं। लेकिन उनका तो टारगेट, जो लक्ष्य है, वो कुछ और ही होता है ना। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय ओ देव, एक स्त्री प्रार्थना लिए आई है। वो प्रार्थना क्या थी कि दक्षिण में जो भूमि है, दक्षिण नाले के समीप की जो जंगली भूमि है, वहां मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है। सहायक कौन है? तो अरुण है। वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा, भूमि को समतल भी बनाना होगा। तो महाराज ने कहा कि कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, इस पर वह दुर्ग के समय एक सैनिक महत्व रखती है, और सैनिक महत्व के कारण ही तो अरुण उस भूमि को लेके और
कौशल पर ही आक्रमण करना चाहता था। ये मधुलिका को पता नहीं था। सियमित्र की कन्या है, मैं क्या करूं, तुम्हारी ये प्रार्थना है स्वीकार नहीं कर सकता, तो वो इस भूमि को मधुलिका को दे देता है। लेकिन जब एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे, दक्षिण नाले की बात है ये, तो संध्या हो चली थी। उस निविड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर, अर्थात अरुण और उसके सैनिक भी आ गए थे वहां, उनको देखकर पक्षी जो थे ना वो भी एक प्रकार से डर रहे थे। तो कौशल देश की यहाँ राजधानी का भी नाम आया है। राजधानी का नाम है, कौशल देश की राजधानी का नाम श्रावस्ती। याद कर लेना क्या नाम आया है, श्रावस्ती नाम आया है। श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिकारी बनूंगा, मधुलिके तुम रानी बनोगी। जब ऐसा सोचती है ना, तब मधुलिका को लगता है ये तो मैंने गलत कर दिया, मैंने तो ये भूमि राजा से दान ली थी और अब देखो इस भूमि पर से क्या है कि कौशल है, वो कौशल किसी दस्यु के हाथ है, वो गुलाम हो जाएगा। तब उसको एहसास होता है। अब देखो उसे अरुण के साथ में कुल कितने सैनिक थे, याद कर लो तो कितने सैनिक थे, 100 सैनिक थे। याद कर लेना कितने सैनिक थे, 100 सैनिक थे। अब वो कहते हुए वहां से निकल जाता है कि कल है, कल तो मैं कौशल प्रदेश को जीत लूंगा और जो रानी है वो रानी तुम बनोगी, तो तुम कौशल देश की महारानी बनोगी। अब रात को क्या है कि ये जो मधुलिका है, मधुलिका को एहसास होता है कि मैंने तो गलत कर दिया भाई, मैंने तो कुछ गलत किया है। वो गलत क्या किया है कि मैंने ये जो राजकुमार है, इस राजकुमार के प्रेम के बस में और अपने राज्य का बलिदान कर दिया है। राज्य है अब गुलाम हो जाएगा, इसे कहते हैं। उसको बहुत ही पश्चाताप होता है। तो पश्चाताप से भर के वो क्या जाती है, वो जाती है श्रावस्ती महल में जाती है। ठीक है ना, अपनी झोपड़ी से कहा जाती है, तो श्रावस्ती महल में जाती है। वहां राजा को सारी बात बताती है, राजा को सारी बात बताती है। तो अब वहां क्या है कि 80 तो जब सैनिकों की बात चलती है ना, मगध सैनिक कितने होते हैं, तो 80 तो नाले की ओर चले गए थे। जो मगध के सैनिक थे वो 100 सैनिक थे, तो 80 तो नाले की ओर चले गए थे, 20 दुर्ग की ओर चले गए थे। ये बात भी मधुलिका वहां के राजा को बता देती है, जो कौशल प्रदेश का राजा था ना, उस राजा को बता देती है। और बाद में क्या है कि श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था, अर्थात सपना देख रहा था कि अब तो वो दूसरों के हाथों में चला जाएगा। तो क्या है कि एक सैनिक का नाम आया जिसका नाम है अग्निसेन। उसके पास जाके बोलती है वो कि सैनिकों की, सेनापति की जय हो 200, उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के 100 को लेकर तुम शीघ्र ही वहां चले जाओ। मतलब कुल कितने थे उनके पास, तो 200 सैनिक ही थे भाई। ठीक है ना, ये कौशल नरेश की बात चल रही है। कौशल जो थे ना, कौशल दुर्ग थे, वहां दुर्ग में तो 100 + 120 तो दुर्ग में रह जाते हैं, 100 + 180 कहां चले जाते हैं, तो दक्षिण नाले में युद्ध करने के लिए चला जाते हैं। वहां कितने हैं, तो वहां 100 ही है। तो देखो देव किसी गुप्त शत्रु ने उसकी और आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया, और इस स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया। सेनापति और मधुलिका को लेकर और राजा के पास जाता है और राजा को वो सारी बात बताता है। और किसी गुप्त शत्रु ने, गुप्त शत्रु कौन है, तो वो अरुण है। अब ये बात जब अरुण को पता, उस राजा को पता लगती है, तो राजा को पता लगती है, तो राजा क्या है कि अरुण को और उसके सेनापतियों को बंदी बना लेता है। सुबह हो जाती है, सुबह भरी सभा में उनको बंदी बनाया जाता है और उनको प्राण दंड दिया जाता है। अब प्राण दंड दिया जाता है ना, ये जो प्राण दंड दिया जाता है, इस प्राण दंड में क्या है कि आलोक के प्रकाश में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार भरते हुए कहा कि क्या करो कि इस अरुण का वध कर दो। राजा ने सबसे सहमत होकर कहा 6 प्राण दंड, 6 प्राण दंड, अर्थात इसका प्राण है वो खत्म कर दो। तो मधुलिका बुलाई गई, वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग ले। अब पुरस्कार, तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए, क्योंकि उसने तो उस दुर्ग की रक्षा की थी। पहले तो उसने गलती कर दी थी, लेकिन बाद में रक्षा की थी, दुर्ग को बचा लिया था। जो अरुण था, अरुण को बंदी बनवा दिया गया था। तो बाद में क्या है कि राजा ने कहा मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूं। सारी खेती देने के लिए तैयार होता है राजा। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, तो मुझे भी प्राण दंड मिले। ये किसका कथन है, तो ये किसका कथन है, मधुलिका का। ये अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में
ये अपने स्कूल लेक्चरर की भक्ति में बहुत बार आया हुआ है अभी, ठीक है ना। अंत में मधुलिका कौन सा पुरस्कार मांगती है, खेत मांगती है या फिर प्राणदंड मांगती है? तो अंत में मधुलिका क्या मानती है कि मुझे भी प्राणदंड चाहिए। कहती हुई वह किसके पास चली जाती है, अरुण के पास चली जाती है, और ये कहानी है वो समाप्त हो जाती है। तो अंतिम समय में अपने प्रेम और अपने देश में जब दोनों में बात चलती है तो वो प्रेम की जगह अपने देश को चुनती है, अपने राज्य को चुनती है और अपने राज्य को बचा लेती है, और अरुण को प्राणदंड दे दिया जाता है। ठीक है, ये कहानी है और मधुलिका भी प्राणदंड मांगती है। ये कहानी है। तो इस कहानी में पुरस्कार स्वरूप है ऐसी कहानी जिसमें देश, मतलब देश से बढ़कर कुछ नहीं है, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। सब कुछ न्यौछावर सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले देश होना चाहिए। ऐसी कहानी लिखने वाले कौन है, जयशंकर प्रसाद, जिनकी कहानी क्या है, तो कहानी का नाम क्या है, तो पुरस्कार। धन्यवाद, मिलते हैं अगले कोई कहानी लेके।